गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स जो एमसीक्यू की सीरीज में फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। जून जो हमारा मंथ था उसमें हमने जो करंट अफेयर्स थे न्यूज़पेपर में से जो हमने कंप्लीट किए थे वो पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। आई होप उसमें आपने अच्छा स्कोर किया होगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577। और जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और जो नेटमो की एप्लीकेशन है उसके ऊपर एवरीडे बेसिस पे एमसीक्यूज़ जो हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसे अपडेट किया जाता है। तो आप मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो आपको एग्जाम तक याद रहें। जो मार्किंग स्कीम है वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज 8 to 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है। और 6 से 7 एमसीक्यूज भी ठीक होते हैं तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस और ये आपका सेफ जोन होता है। अगर आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं, इतने ही मार्क्स आपको चाहिए होते हैं बेसिकली प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इससे कम मार्क्स आते हैं तो हो सकते हैं प्रीलिम्स हो या ना हो। जैसे कि थर्ड हमारा ब्रैकेट है 40 to 55% वाला, यहाँ पे हो सकता है आपका स्कोर 105 से 110 के बीच में हो और हो सकता है 95 से 100 के बीच में हो। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो तीसरा जो ब्रैकेट होता है ये अनसर्टेनिटी वाला ब्रैकेट होता है। कोशिश करिए यहाँ फॉल मत करिए। अदरवाइज क्या होता है कि प्रीलिम्स आप दे के आते हैं और जब तक मेंस के लिए प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तब तक आपकी जो तैयारी होती है मेंस की वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो कोशिश करिए अपर टू ब्रैकेट्स में आने की ताकि आप श्योर हो जब आप प्रीलिम्स देके आते हैं कि मेंस में लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस ऑफकोर्स ना के बराबर ही होते हैं, तो यहाँ तो आपको वैसे ही नहीं आना है। तो आपको कोशिश करनी है अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आपके स्कोर आ रहे हैं तो अपर ब्रैकेट्स में जाने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के पहला क्वेश्चन जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग कैट्स। फिशिंग कैट्स के लिए अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट किया है। सोचिए वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। चलिए देखिए, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। किया कहाँ गया है? इट इज़ स्टार्टेड इन भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका नेशनल पार्क में इसे स्टार्ट किया गया है। जो फिशिंग कैट होती है इसका जो साइज़ होता है, यूजुअली जो हाउस कैट्स होती हैं उससे डबल इसका साइज़ होता है। और ये किसके ऊपर प्रे करती है, किसके ऊपर फीड करती है? जैसे फ्रॉक्स हो गए, स्नेक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उसका ही शिकार करती है, फिशेस का शिकार करती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है ये रिलीज करी गई है। पूछा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? क्या एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने करी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, या फिर यूनिसेफ ने? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इस रिपोर्ट का बेसिक पर्पस जो है वो एक तरीके से अवेयरनेस लाना है, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 जिसकी वजह से अभी पूरा का पूरा ये पेंडेमिक है और काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। यहाँ पे इसको एक जूनोटिक डिसीज़ माना जाता है। जूनोटिक डिसीज़ हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी डिसीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमंस के अंदर होती है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चलता रहेगा तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जूनोटिक डिसीज़ जो हैं उनमें एक तरीके से राइज देखा जा सके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो है वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को लेके आया है और इस पर्टिकुलर फैक्ट को भी डिस्कस किया कि जूनोटिक डिसीजेस बढ़ जाएंगी अगर वाइल्ड लाइफ ट्रेड के अंदर जो इलीगल ये बेसिकली ट्रेड है ये अगर इंक्रीज होता है। तो क्योंकि ये इंक्रीज होगा तो जूनोटिक डिसीज इंक्रीज होंगी और कोविड-19 जैसे पेंडेमिक जो है हो सकता है आगे भी देखने को मिले। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 3। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अ बिहेवियरल चेंजिंग कैंपेन स्टार्टेड बाय। तो एक पर्टिकुलर बिहेवियरल चेंज कैंपेन जो है ये स्टार्ट किया गया है। कोविड के टाइम पर ही काफ़ी सारे बिहेवियरल नॉर्म्स जो हैं, सेफ बिहेवियरल नॉर्म्स, उनके ऊपर एम्फोसाइज किया जा रहा है उसको फॉलो करने के लिए। और यहाँ पे बेसिकली एक टेक्निक होती है, साइकोलॉजी के अंदर भी इसको फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर भी, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं ताकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आ सके। तो ये जो पर्टिकुलर नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, क्या ये कैबिनेट ने, नीति आयोग ने किया है, सोशल जस्टिस ने किया है, या PMO ने किया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बिहेवियरल चेंज की जो बात करी जा रही है बेसिकली 4 चीज़ों को लाने की बात करी गई है यहाँ पे। एक है मास्क वेयरिंग, कि लोग मास्क पहने जहाँ पर भी वो जाते हैं। सेकेंड सोशल डिस्टेंसिंग, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करें इसको। थर्ड इज़ हैंड हाइजीन, तो जो हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, ये भी एक प्रैक्टिस वो अपनाएं। एंड देन स्पिटिंग इन पब्लिक रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्रैक्टिसेस जो हैं यहाँ पे बिहेवियरल चेंज लाने की बात करी जा रही है। ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है इट इज़ बाय नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आप बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है नज का, जिसके ऊपर आई थिंक 2-3 साल पहले एक इकोनॉमिस्ट है रिचर्ड थेलर, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है।
उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो पॉइंट्स हैं कि मास्क जो है वो डालना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन एंड स्पिटिंग नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ों को आप अपने मेंस के क्वेश्चंस में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर है। पूछा गया माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में। अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आपकी। पहली कहती है द टर्म माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये टर्म है माइनॉरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं करी है। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को रिकग्नाइज करता है, ये भी हो सकता है। अंडर आर्टिकल 30 ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट है कि वो अपने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक आर्टिकल था तो हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं इसके ऊपर। टर्म अगर माइनॉरिटी की बात करी जाए, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करी गई है? सो नहीं, ये कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं करी गई है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है ठीक। अब बात करें आर्टिकल 30 की, पॉलिटी के जो हम MCQs कर रहे हैं वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 को, 30 में यही था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश भी कर सकती हैं और उसके बाद उसे एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ को रिकग्नाइज करता है, तो यहाँ पे आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आती हैं और आपकी यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आती हैं। ये दोनों ही माइनॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका रिकग्नाइज करता है। तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ नहीं है, इसके साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 18 दिसंबर वो दिन होता है जब हम उसे माइनॉरिटी राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पूछा गया कि कौन सी स्कीम्स, 3 स्कीम्स दे रखी हैं, ऐसी स्कीम्स जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए उनसे एसोसिएट करती है। क्या नई मंजिल माइनॉरिटीज़ के लिए है, नई रोशनी, उस्ताद? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है ए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स है जो माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे सीखो और कमाओ, गरीब नवाज कौशल विकास योजना, नई मंजिल, नई रोशनी, बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप, उस्ताद। तो यहाँ पे तीनों की तीनों ही हमारी जो है माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स हैं, तो तीनों के करेक्ट होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा ए। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस्ताद स्कीम जो है ये किस चीज़ को लेकर है। एक लाइन में, 1 या 2 लाइन में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में है। पूछा गया कि सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ऐसी है जो कि सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसकी फाउंडेशन रखी है, किसकी? सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की। हो सकता है इट इज़ सिचुएटेड इन सतना मध्य प्रदेश। तो ये जो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है ये मध्य प्रदेश में सिचुएट किया गया है, सतना के अंदर, ये भी हो सकता है। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तो PMJWI के अंडर में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप जो है, नाम से लग सकता है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बनाया होगा, बट नो, इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गलती हो सकती है इस तरीके की क्वेश्चंस के अंदर। आप एजुकेटेड गेस लगाने की सोचेंगे और वहाँ पे गलती हो जाएगी आपसे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है उसने फाउंडेशन रखी है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। बनाया कहाँ गया इसे बनाया गया है रामपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और PMJWI जो है उसके अंदर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट PMGKAY। तो इसमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ PMGKP, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज टू हेल्प द पुअर फाइट एंड बैटल अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 के साथ जो हमारी फाइट चल रही है गरीब लोगों की, उसमें हेल्प करना है गरीब लोगों की, किसके द्वारा? PMGKAY के द्वारा। हो सकता है इट वॉज अनाउंस फॉर 3 months पीरियड, अप्रैल मई जून, कवरिंग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स। इट विल कम टू एन एंड ऑन 30 जून 2020। तो ये 3 महीनों के लिए चलाई गई थी और इसमें 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को इंक्लूड किया गया था और 30 जून को ये खत्म हो गई थी। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसने सेंटर को रिक्वेस्ट करी है कि ये 3 महीने के लिए जो ये स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को इंक्लूड किया गया था, जो कि 30 जून को खत्म हो रही थी, इसको एक्सटेंड किया जाए। तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी वो तो करेक्ट हो गई, और मैंने आपको बैकग्राउंड में बता दिया कि स्टेट्स जो हैं वो सेंटर को कह रहे हैं इसके एक्सटेंशन के लिए। अब इसके अंदर है क्या, देखिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो बेनिफिशरीज है जिनको 5 kg यहाँ पर क्या दिया जाता है, वीट या राइस दिया जाता है पर पर्सन, इसको बढ़ाकर 5 kg एक्स्ट्रा वीट और राइस दिया जाएगा। ये एज पर PMGKAY है। साथ में ही इसके अलावा 1 kg पल्स दी जाती है, इसके अंदर 1 kg पल्सेस दी जाती है बेनिफिशरीज को अकॉर्डिंग टू द रीजनल प्रेफरेंस। तो जो भी आपका रीजन है उस हिसाब से आप पल्सेस को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे PMGKAY जो है एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि NFSA को सप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि जो एडिशनल बेनिफिट है वो बेनिफिशरीज को दिया जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, कोविड-19 चल रहा है, लोग जो हैं उनकी जो जॉब्स हैं वो लूज़ कर रहे हैं, इकॉनमी भी डाउन टर्न में है, तो डेफिनेटली लोगों को खाने की भी यहाँ पे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ सपोर्ट करने के लिए, खासतौर पे गरीब लोगों को, जो गरीब तबका है हमारा, उनको सपोर्ट करने के लिए NFSA जिसके अंदर 5 kg का ग्रेन दिया जाता था, जिसमें वीट भी दे सकते हैं, राइस भी दे सकते हैं, फ्री दिया जाता था, उसको एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पर PMGKAY के द्वारा दिया गया था गरीब लोगों को, और ये 3 महीने के लिए चीज़ करी गई थी। बट क्योंकि कोविड-19 के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इसी वजह से स्टेट्स जो हैं दे आर वेरी लॉजिकल इन डिमांडिंग कि ये जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है जो 3 महीने के लिए चलाई गई थी, इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए कुछ और टाइम के लिए, क्योंकि जो एडवर्स सिनेरियो है वो अभी भी चल रहा है, लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है, और इसी वजह से वो लोग अपने और अपने बच्चों को यहाँ पे फीड करने में दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज़। अब आते हैं पहली स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने आपको डिस्कशन में ही बता दिया कि कोविड-19 के एक तरीके से उसको काउंटर करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम। तो इसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, 1 बाय 1 देखने की है क्या। पहली कहती है इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years 2020-21 से 24-25 तक। किसको? PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो स्कीम है इसको 5 साल में इंप्लीमेंट किया जाएगा, हो सकता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 10,000 करोड़ का आउटले है, ये भी हो सकता है। द एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम वुड बी शेयर्ड इन 50-50 रेशो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें जो एक्सपेंडिचर होगा स्कीम के अंदर वो 1:1 की रेशो में रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आपकी ये जो स्कीम है PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, इसे लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। MOFPI ने इसको लॉन्च किया है, और ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसका एक पार्ट है, क्योंकि यहाँ हम फूड को प्रोसेस करेंगे देन उसको सेल करेंगे मार्केट के अंदर। इसके अंदर सेंटर और स्टेट की बात करी जाए तो इनका जो शेयर है वो 60:40 का रहेगा, 90:10 का रहेगा। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट के अंदर। और एज़ यूजुअल जो आपकी यूटीज़ होती हैं वहाँ पे 100% जो है सेंटर देगा। तो यहाँ पे इसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि सेंटर स्टेट के बीच में बाइफर्केशन 60:40 का है, ना कि 50-50 का। इसमें ये कह सकते हैं कि यस इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो टोटल आउटले किया गया स्कीम के लिए, जो पैसा एलोकेट किया गया वो है 10,000 करोड़, और 5 साल जो है टाइम पीरियड दिया गया है स्कीम को, 2020 से लेकर 2025 तक ये जो है इंप्लीमेंट करी जाएगी। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि स्टार्स प्रोग्राम के बारे में है। पूछा गया है स्टार्स प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली कहती है इट इज़ अप्रूव्ड बाय IMF। तो स्टार्स प्रोग्राम जो है उसे IMF ने सपोर्ट किया है, अप्रूव किया है। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो स्टार्स प्रोग्राम है ये आपकी स्कूल की एजुकेशन, उसकी जो गवर्नेंस होती है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, हो सकता है। इट इज़ इन लाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन। ये SDG 4 के साथ अलाइन करता है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ पे स्टार्स की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो काफ़ी आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को आंसर करना। इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट्स। सो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स, स्टार्स की ये फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया कि टीचिंग और लर्निंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके वेरियस स्टेट्स के अंदर, इसके बारे में डेफिनेटली इसमें बात हो रही होगी। क्या ये IMF ने अप्रूव किया? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज़ अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसे अप्रूव किया है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स को अप्रूव किया। इसमें होगा क्या, बेसिकली क्वालिटी जो है एजुकेशन की, टीचिंग की, लर्निंग की, वो इंप्रूव करने की बात करी जा रही है 6 स्टेट्स के अंदर। और 6 स्टेट्स में कौन कौन से हैं वो स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश है, इसमें केरला है, MP है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है एंड राजस्थान है। ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर हम पहले टारगेट करेंगे। और SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
4 जो है इससे अलाइन करता है, क्योंकि वहाँ पे भी टीचिंग लर्निंग को इंप्रूव करने की बात करी जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक है, पहली गलत है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ Which of the following countries have signed an agreement on कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज जो है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। देखिए इंडिया तो चारों ही ऑप्शन में है, अब आपको देखना है कि और किसके साथ ये जो पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है साइन किया जा सकता है। क्या नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका या म्यांमार के साथ? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि श्रीलंका तो यहाँ नहीं हो सकता, तो इधर नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनमें से कोई होगा। सो इट्स अ फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड भूटान, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात करी जाए दो जेवी पार्टनर्स, हमारी तरफ से कौन होगा? हमारी तरफ से होगा सतलुज जल विद्युत निगम, और भूटान की तरफ से होगा डीजीपीसी, दैट इज ड्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। ये दोनों जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मेटीरियलाइज करेंगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। एक बार भूटान की लोकेशन देख लीजिए आप, भूटान की लोकेशन यहाँ पे। सो कुछ और फैक्ट्स देखें तो इट्स अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जो कि 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। किस पे बना हुआ है? ये बना है कोलोंगचू रिवर के ऊपर। इसके अलावा दिस विल बी कंप्लीटेड बाय 2025। जो टाइम पीरियड दिया गया वो ये कहा गया कि 2025 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सो 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कोलोंगचू रिवर पे बना है, इसी वजह से इसका नाम कोलोंगचू रखा गया है। 2025 तक इसको कंप्लीट किया जाएगा। बेसिकली इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट दिया है भूटान को कि हम भूटान की हेल्प करेंगे 10,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाने में बाय 2020। तो ये जो एक हमने यहाँ पे कमिटमेंट किया था उसी को ही हेल्प करते हुए, उसी में ही एडिशन करते हुए 2025 तक ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब विद इन 2 मिनट्स में हम इसे रिवाइज करेंगे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते ही हैं, इसको आपको मिस नहीं करना है, रादर मेरे रिवीजन कराने के बाद भी आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। सबसे पहले हमने फिशिंग कैट्स के बारे में देखा था। उड़ीसा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है और इसमें भीतरकनिका नेशनल पार्क को इन्वॉल्व किया जाएगा। नॉक्टर्नल एनिमल होती है फिशिंग कैट्स, और स्नेक्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स के ऊपर प्रे करते हैं। देन इसके अलावा हमने देखा था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लेके आई है, बिकॉज जूनोटिक डिसीजेज जो है वो इंक्रीज होगी अगर इलीगल ट्रेड बढ़ेगा वाइल्ड लाइफ के अंदर, और कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके ऊपर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट थी। फिर हमने देखा था नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, अब बिहेवियरल चेंज कैंपेन जो था ये नीति आयोग का ब्रेन चाइल्ड है। इसके बाद हमने देखा था माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में। माइनॉरिटी जो टर्म है ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 तरीके की माइनॉरिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 30 जो है वो अलाउ करता है माइनॉरिटीज़ को किस चीज़ के लिए? ये अलाउ करता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन वेरियस स्कीम्स थी माइनॉरिटीज़ की, जिसमें नई मंजिल है, नई रोशनी है, उस्ताद है, और बेगम हज़रत महल गर्ल्स स्कॉलरशिप है। आप उस्ताद स्कीम के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हमने देखा था सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लेके आई है। इसे बनाया गया है रामपुर यूपी के अंदर, और ये आता है एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अंडर PMJVK, ये ध्यान रखिएगा। देन हमने देखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। जो आपका NFSA है उसके अलावा 5 kg तो वहाँ पे राशन मिल ही जाता है, उसके अलावा 5 kg एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है, 1 kg पल्सिस दी जाती हैं। और यहाँ पे वेरियस स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप इस स्कीम को एक्सटेंड करो, क्योंकि अभी कोविड-19 के जो एडवर्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी चल रही हैं, और गरीब जो हैं उनको ना ही काम करने के लिए नौकरी मिल रही है और ना ही इसी वजह से खाने के लिए कुछ मिल रहा है। इसके अलावा हमने देखा था PMFME के बारे में, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के बारे में। ये बेसिकली 5 साल का इसका पीरियड दिया गया है, 10,000 करोड़ का आउटले है, और 60:40 का बाइफर्केशन रहेगा इसके अंदर। स्टार्स प्रोग्राम के बारे में देखा था, किसने अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है। क्वालिटी गवर्नेंस के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इंप्रूव करने के लिए आप किस तरीके से स्कूल एजुकेशन गवर्नेंस और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर है। SDG 4 से ये अलाइन करता है। देन हमने देखा था लास्ट में कोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया और भूटान के बीच में है, 600 मेगावाट। ये आपका रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है जो कि कोलोंगचू रिवर के ऊपर ही, और 2025 तक इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं 10 वो कंप्लीट होते हैं। जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा नीचे, और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है वो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। आपके जो मार्क्स हैं वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपके मार्क्स जो आप रेगुलर बेसिस पे लिखते हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ करते हैं, तो डेफिनेटली मार्क्स आपके इंप्रूव होंगे। इसके अलावा कोई और भी आप जो प्लेलिस्ट है उसको ट्राई कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।